रूस और यूक्रेन में ये जो भयंकर लड़ाई हो रही है, उसे देखकर आपके दिमाग में भी ये सवाल आता होगा कि आखिर ये लड़ाई है किस बात की। जहां रूस यूक्रेन से कह रहा है कि आप भाई गले लग जा, हमें किसी और की कोई ज़रूरत नहीं, जबकि यूक्रेन बोल रहा है दूर हट, तेरे साथ मुझे नहीं रहना। आज की वीडियो में हम एकदम आसान भाषा में जानेंगे रूस और यूक्रेन की लड़ाई आखिर है किस बात की। इतिहास की गलियों से लेकर आज के मिसाइल हमलों तक सब कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि क्या रूस और यूक्रेन के बीच ये जो भीषण जंग चल रही है, ये अचानक से शुरू हो गई या फिर इसके पीछे कोई कहानी है। शुरू से शुरू करते हैं। दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच जो भीषण युद्ध चल रहा है, वह अचानक से शुरू हुई कोई दुश्मन नहीं है। इसके पीछे इतिहास की लंबी और उलझी हुई कहानी है। दोनों देशों की जड़ें एक ही विरासत से जुड़ी हैं, एक ही रियासत से जुड़ी हैं। रियासत का नाम था कीवियन रस। 9वीं सदी से 13वीं सदी तक कीवियन रस नाम की एक रियासत रूस और यूक्रेन की साझा सांस्कृतिक पहचान हुआ करती थी, लेकिन मंगोल आक्रमणकारियों ने उस पर हमला कर उसे तोड़ दिया। 17वीं 18वीं शताब्दी में रूसी साम्राज्य ने पूर्वी यूक्रेन को अपने साम्राज्य में मिला लिया। 19वीं सदी तक ज्यादातर यूक्रेन रूसी साम्राज्य के अधीन आ गया। हालांकि पश्चिम यूक्रेन ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य के अधीन रहा। 1917 में रूस में क्रांति हुई और इस बोल्शेविक क्रांति में जार का राज खत्म कर दिया गया। इसी दौरान यूक्रेन ने मौका पाकर अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया, लेकिन 1919-20 में बोल्शेविक सेना ने यूक्रेन पर कब्जा कर लिया। मजेदार बात यह है कि बोल्शेविक क्रांति और उसके बाद रूसी गृह युद्ध में यूक्रेन के लोग भी महत्वपूर्ण भूमिका में थे। यूक्रेन के खार्किव जैसे बड़े औद्योगिक शहर में मजदूर वर्ग और कुछ रूसी भाषी आबादी में बोल्शेविक विचार अत्यंत लोकप्रिय थे। हालांकि बहुत से यूक्रेनियन बोल्शेविक शासन के विरोध में भी थे। बड़ी संख्या में यूक्रेनियन मजदूर और सैनिक बोल्शेविक पार्टी में शामिल हुए और कई सारे यूक्रेनी बोल्शेविक नेताओं ने यूक्रेन को यूएसएसआर में शामिल करने में मदद की। 1922 में सोवियत संघ यानी यूएसएसआर बना, जिसमें यूक्रेन भी एक संस्थापक गणराज्य था। सभी गणराज्यों में मॉस्को सबसे शक्तिशाली था। सोवियत संघ में असली सत्ता भी मॉस्को के पास ही थी। 1930 के दशक में स्टालिन के दौर में एक जबरदस्त अकाल पड़ा, जिसमें लाखों लोग मारे गए। इसमें यूक्रेन के लोग भी शामिल थे। इससे यूक्रेन के लोगों में रूस के प्रति गहरी नाराजगी पैदा हो गई। दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1945 में सोवियत संघ ने पश्चिम यूक्रेन को भी अपने में मिला लिया और यूक्रेन पूरी तरह यूएसएसआर का हिस्सा बन गया। 1980 के दशक में सोवियत नेता मिखाइल गोर्बाचोव ने उदार और लोकतांत्रिक सुधार शुरू किए। उन्होंने मीडिया से सेंसरशिप हटाई, खुली बहस की इजाजत दी, चुनावों में विपक्ष को खड़ा होने दिया। इससे संसद में और सड़कों पर पुरानी गलतियों पर खुली बहस होने लगी। सोवियत संघ के भीतर मौजूद 15 गणराज्यों में आज़ादी की मांगें खुलकर सामने आने लगी। बाल्टिक देश, यूक्रेन, जॉर्जिया सबने मॉस्को से अलग होने की बात कही। 1991 में सोवियत संघ टूट गया। यूक्रेन में जनमत संग्रह हुआ और 90% से ज़्यादा लोगों ने स्वतंत्र देश के पक्ष में वोट दिया। हालांकि राजनीतिक आज़ादी के बावजूद रूस और यूक्रेन के बीच रिश्ते उलझे रहे। 2013-14 में यूक्रेन की सरकार बदली और यूक्रेन में आंदोलन शुरू हुआ। जनता ने रूस समर्थक राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच के खिलाफ प्रदर्शन किए। राष्ट्रपति देश छोड़कर भाग गया। रूस ने इसे तख्ता पलट कहा और 2014 में क्रीमिया प्रायद्वीप पर कब्जा कर लिया। क्रीमिया रूस के लिए रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। वहां रूस का नौसैनिक अड्डा है और वह काला सागर में पहुंच का जरिया है। रूस को डर था कि यूक्रेन अगर नाटो में शामिल हो गया तो क्रीमिया में नाटो का बेस बन सकता है। दरअसल रूस ऐतिहासिक रूप से क्रीमिया को अपना मानता है। सन 1783 में रूसी साम्राज्य ने क्रीमिया जीता था। सन 1954 में सोवियत नेता खुश्चेव ने क्रीमिया को यूक्रेन गणराज्य को दे दिया। रूस के लोग मानते हैं कि वह गलत था। क्रीमिया हमेशा से रूस का था। क्रीमिया में बड़ी संख्या में रूसी भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। रूस ने दावा किया कि वह अपने लोगों की रक्षा कर रहा है, लेकिन यूक्रेन और पश्चिमी देश इसे जबरन कब्जा मानते हैं। क्रीमिया के अलावा पूर्वी यूक्रेन के कई और क्षेत्रों में भी रूस समर्थित विद्रोह हुआ। रूस ने उन इलाकों में भी अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी। 2014 में यूक्रेन ने खुलकर कहा, हमें नाटो का सदस्य बनना है। दरअसल यूक्रेन यूरोपियन यूनियन और नाटो के करीब जाना चाहता है। उसे लगता है इससे उसकी सुरक्षा मजबूत होगी, लोकतंत्र और समृद्धि आएगी। दूसरी ओर नाटो एक सैन्य गठबंधन है जिसका नियम है किसी एक सदस्य पर हमला हो तो सभी सदस्य उसका जवाब देंगे। बस यही इतने बड़े युद्ध की असली जड़ है। रूस को डर है कि यूक्रेन के नाटो में आने से पश्चिमी देशों की सेना और मिसाइलें उसकी सीमा तक पहुंच जाएंगी। रूस इसे अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानता है।
इसी डर और आक्रामक रणनीति के चलते फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पर बड़ा हमला कर दिया। रूसी सेना राजधानी कीव तक पहुंच गई, लेकिन यूक्रेन ने भी कड़ा प्रतिरोध किया। रूस ने पूर्व और दक्षिण यूक्रेन के बड़े हिस्सों पर कब्जा करने की कोशिश की। अमेरिका और यूरोप के देशों ने यूक्रेन को हथियार और आर्थिक मदद देनी शुरू कर दी। रूस ने हमले और तेज कर दिए और कई क्षेत्रों में औपचारिक रूप से अपने में मिलाने की घोषणा कर दी। युद्ध फिलहाल जारी है, कोई स्थायी शांति समझौता नहीं हुआ है। यूक्रेन अपने खोए इलाकों को वापस लेने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका और यूरोपियन देश उसके समर्थन में खड़े हैं। तो अंत में समझ में यही आया कि यह लड़ाई सिर्फ भूभाग के लिए नहीं है। ये लड़ाई पहचान, संस्कृति, ऐतिहासिक रिश्ते और सुरक्षा के भय की लड़ाई है। रूस कहता है कि यूक्रेन और रूस भाई हैं, एक जैसे हैं, लेकिन यूक्रेन कहता है हम अलग हैं, हमारी पहचान अलग है, हमें अपनी राह अलग चुननी है। यह संघर्ष हमें यह भी सिखाता है कि पड़ोसियों के साथ भरोसे और संवाद की कमी से हालात किस कदर बिगड़ सकते हैं। जब बात बंद हो जाती है तो बारूद बोलने लगता है। यही रूस और यूक्रेन युद्ध की असली कहानी है। अब प्रश्न आपसे है कि आपको क्या लगता है कि गलती किसकी है, रूस की, यूक्रेन की या फिर अमेरिका और यूरोपियन देशों की?